नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग आप लोगों के सामने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज रेगुलेटेड ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटेड ट्रांसफार्मर। अब सबसे पहले बात जो आती है हमारे सामने वो आती है वोल्टेज रेगुलेटेड क्या होता है, जिसमें वोल्टेज को रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है जिसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए हम लोगों को पता है अच्छी तरह से क्या करना अनिवार्य होता है, नंबर ऑफ टर्न्स में चेंजेस करना। नंबर ऑफ टर्न्स में चेंजेस करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूस ईएमएफ होता है, जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, वो टर्नों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर टर्न्स बढ़ेंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा, टर्न्स घटेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, घटेगा। क्या साहब आप लोगों ने ये क्यों नहीं बोला कि डी फाई अपॉन डी टी के, क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अंदर, दोनों वाइंडिंग्स के अंदर इक्वल रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात? सेम एक ही फ्लक्स से दोनों वाइंडिंग्स के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। इसी कारण से E1 और E2 दोनों ही फेज में होते हैं। किस में होते हैं? उसमें फेज में होने का रीज़न क्या है? आपसे कभी कभार पूछ लेता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ के बीच फेज एंगल कितना होगा, तो 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। क्या रीज़न है 0 डिग्री होगा? क्योंकि वो एक ही फ्लक्स से जनरेट हुए हैं, डिफरेंट फ्लक्स से जनरेट नहीं हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए वो फेज में होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे चेंज करते हैं वोल्टेज की वैल्यूएशन चेंज होती जाती है। तो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर को इस प्रकार का बनाया जाता है कि जिसकी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंजेस किया जा सकता है, जिसकी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंजेस किया जा सकता है टैप चेंजर जिसके द्वारा, जिसमें लगाया जाता है। सामान्य तौर पर आप ट्रांसफार्मरों के अंदर जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टैप चेंजर लगाया जाता है कहाँ पर, हाई वोल्टेज साइड में, लो वोल्टेज साइड में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसका आंसर होता है हाई वोल्टेज साइड में। किधर? हाई वोल्टेज साइड में होता है। लेकिन आप ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ अलग चीज़ें देखोगे, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर जब टैप चेंजर लगाया है तो सेकेंडरी में क्या होगा है कि अगर मैंने इस तरह का ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया है तो एक ही वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक ही वाइंडिंग होती है। और यहाँ पर टैप चेंजर अगर यहाँ पर आप लोगों ने कर रखा है तो ये तो सेकेंडरी साइड हुआ, जो कि लो वोल्टेज साइड होगी इसी कंडीशन में। तो जब प्राइमरी इधर मानी है, सेकेंडरी इधर मानी है, तो लो वोल्टेज साइड होगी। तो लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को आंसर क्या देना है कि टैप चेंजर सामान्य तौर पर जो यूज किया जाता है वो सेकेंडरी साइड, हाई वोल्टेज साइड में किया जाता है, लो वोल्टेज साइड में नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर एक अलग है, वो एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जो एक अपवाद है। क्या है? एक अपवाद है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि वो क्या है, एक सिंगल वाइंडिंग, क्योंकि वही वाइंडिंग प्राइमरी का काम कर रही है और वही वाइंडिंग क्या कर रही है, सेकेंडरी का काम कर रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए उसको हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि टैप चेंजर यूज किया जाएगा तो आप कहोगे हाई वोल्टेज साइड में। क्वेश्चन आया भी हुआ है DMRC के अंदर भी और IOF के अंदर भी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों के पुराने पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है जो हम लोगों को वोल्टेज रेगुलेट, अर्थात वोल्टेज को कम ज़्यादा जहां पर करना होता है वहां पर हम लोग इसका सामान्य तौर पर यूज करते हैं। क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम नहीं आते हैं। सामान्य ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम नहीं आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या होता है यहाँ समझिएगा। ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की एक ही वाइंडिंग होती है, इसलिए उसमें कॉपर कम यूज होता है। और कॉपर कम यूज होने के कारण कॉपर लॉसेज भी क्या होते हैं मेरे दोस्त, कम होते हैं। और कॉपर लॉसेज कम होने के कारण उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। उसकी दक्षता क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, लगभग 98%। कितना? 98% इसकी इफिशियंसी होती है। अब ध्यान रखना, कभी आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर सामान्य तौर पर सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है, तो आप कहोगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो सबसे बड़ा दोष है वो मेरे भाई ये है कि इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग कहीं से भी ओपन हो जाए,
सेकेंडरी वाइंडिंग कहीं से भी ओपन हो जाए या वाइंडिंग्स में कहीं फॉल्ट आ जाए तो प्राइमरी वाइंडिंग या सप्लाई डायरेक्ट लोड से कनेक्ट हो जाती है। किससे कनेक्ट हो जाती है? सप्लाई डायरेक्ट लोड से कनेक्ट हो जाती है, अर्थात 11 kV इलेक्ट्रिसिटी इधर दी जा रही है तो लोड पर भी हमें 11 kV मिलने लग जाएगी, अर्थात उपकरणों के जलने का क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि कहीं पर भी किसी वाइंडिंग्स के अंदर क्या हो जाए? फॉल्ट हो जाए तो वो क्या होगा? हमारा सप्लाई डायरेक्ट लोड से कनेक्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा इसके अंदर क्या है? डिसएडवांटेज है। बाकी एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज तो बहुत हैं। वोल्टेज को रेगुलेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, इफ़िशियंसी हाई होती है, कॉपर की बचत हो जाती है। समझ रहे बात? इक्वल केवीए के ट्रांसफार्मर, 1 kVA का एक मैंने ट्रांसफार्मर लिया ऑटो ट्रांसफार्मर, 1 kVA का लिया मैंने सिंपली ट्रांसफार्मर कोर टाइप या सेल टाइप, तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा सस्ता होता है बजाय सिंपली ट्रांसफार्मर के। ऑटो ट्रांसफार्मर का आकार भी छोटा होता है सिंपली ट्रांसफार्मर के। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर भी कम यूज होता है सिंपली ट्रांसफार्मर के। ऑटो ट्रांसफार्मर की जब कॉपर कम होगा तो सिंपल सी बात है, उसकी जो कैपिटल कॉस्ट आएगी, जो उसकी प्रारंभिक लागत आएगी, वो भी क्या रहेगी? कम रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब बात आती है कि कॉपर बचत कितनी होती है मेरे दोस्त। यहाँ पर मेन जो सबसे मेन चीज़ ट्रांसफार्मर के अंदर वो जो है वो यही है कि इसके अंदर कॉपर बचत कितनी होती है, कॉपर की कितना यूज होता है। यही चीज़ सामान्य तौर पर ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर पड़ने वाली है। बाकी का तो सारी चीज़ें आप लोग वैसे भी जानते हो। इधर देखिएगा, यहाँ से मैंने एसी सप्लाई दी तो ये वाइंडिंग्स जो हैं ये जो काम कर रही है वो क्या किसका काम कर रही है मेरे दोस्त? प्राइमरी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? और प्राइमरी को आप कहते हो N1। क्या बोलते हो दोस्तों? N1। और ये वाइंडिंग्स जो है वो किसका काम कर रही है? N2 का काम कर रही है, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग्स का काम कर रही है। आपको पता है अच्छी तरह से प्राइमरी के अंदर टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी के अंदर टर्न्स क्या है? यहाँ पर टैप्ड किया हुआ है। तो सेकेंडरी के अंदर सिंपल सी बात है, वोल्टेज की वैल्यूएशन क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब वोल्टेज घटाएगा तो करंट की वैल्यू उसी रेशो में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये अच्छी तरह से आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से जानते हो क्या नहीं जानते हो? आपको अच्छी तरह से पता है कि सेकेंडरी में यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगा लेकिन करंट उसी रेशो में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या नहीं है? चलो, तो ध्यान रखना, यहां से करंट की वैल्यू गई I1। क्या? I1 प्राइमरी का करंट है तो I1 से ही शो करूंगा उसको। और सेकेंडरी से जो करंट मिली हम लोगों को, जिसको नाम दूंगा मैं I2। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग, सेकेंडरी में यहाँ पर प्राइमरी के अंदर वोल्टेज E1, सेकेंडरी के अंदर E2। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है कि I2 की जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा होगी I1 से। होगी या नहीं होगी? ये भी आपको पता है कि नहीं है? देखो, हमेशा कॉपर वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कॉपर भार कैसे निकाला जाता है, किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर वेट कैसे निकाला जाता है, तो कॉपर वेट निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन करंट की वैल्यू। कैसे निकालते हैं? टर्नों की संख्या और धारा के मान को गुणा करके कॉपर वेट को मेजर करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं मेरी बात? कॉपर भार दर्शाएगा नहीं कि 2 किलो है 3 किलो है, लेकिन उस फॉर्मूले से हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना कम कॉपर यूज किया जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, कॉपर भार, ध्यान रखना, कभी पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर भार कैसे निकाला जाता है, तो कॉपर भार या ताम्र भार जिसे कहते हैं वो धारा और टर्नों की संख्या के मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है, अर्थात धारा और टर्नों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। कि साहब ये तो MMF भी होता है, वो एक बात अलग है कि आप लोगों को पता है कि जब ज़्यादा टर्न होंगे तो कॉपर भार ज़्यादा होगा। जब धारा ज़्यादा ये देंगे हम किसी कॉइल के अंदर तो मोटी कॉपर बाइंडिंग लेनी पड़ेगी, क्या नहीं? और मोटी कॉपर बाइंडिंग के लिए वेट बढ़ेगा। तो वेट कैसे बढ़ रहा है? टर्नों की संख्या और धारा के समानुपात में वेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर धारा मैंने जो ज़्यादा करंट के लिए कोई वाइंडिंग्स को लेना है तो उसके अंदर ज़्यादा मोटी वाइंडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस रेशो में कम करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा? कॉपर बाइंडिंग्स को मोटा करना पड़ता है। जबकि टर्नों की संख्या भी ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहा है वो तो है। 1 टर्न के अंदर 1 ग्राम वजन है तो 2 टर्न के अंदर 2 ग्राम हो गया भाई, क्या नहीं? सिंपल सी बात है। एक तो कम धारा के लिए तो पतले तार से ही काम चल जाता है, ज़्यादा धारा लेनी है तो पतला तार तो जल जाएगा मेरे भाई, तो मोटा लेना पड़ेगा ना।
तो आपसे पूछा जाए ताम्र भार या कॉपर वेट कैसे निकाला जाता है, वेट ऑफ कॉपर कैसे निकाला जाता है, वेट ऑफ कॉपर हमारा जो होता है, वेट ऑफ कॉपर जो निकाला जाता है वो टर्नों की संख्या और करंट के मल्टीप्लाई में निकाला जाता है। देखो ये हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर और सिंपली ट्रांसफार्मर कैसा होता है, साधारण ट्रांसफार्मर कैसा होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिंपली ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो होता है, जिसे हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर ऐसा होता है जिसके अंदर ये प्राइमरी टर्न है, और यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं तो ये हमारा ट्रांसफार्मर के सिंबल्स दर्शाने के लिए ऐसा यूज करते हैं हम लोग, ऐसा ही करते हैं ना। और ये हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में स्पेशली I2 करंट रहेगा, यहाँ पर N2 वाइंडिंग्स रहेगी, इसके अंदर I1 करंट रहेगा। अब कॉपर भार मान के चलो आप लोगों को कभी ताम्र बचत निकालनी है, ताम्र बचत निकालनी है तो कितनी तांबे की बचत हुई, कितनी एडवांटेज हुआ, तो ये निकालने के लिए आप लोग जो फॉर्मूला यूज करोगे कैसे निकालोगे। मान के चलो इसके अंदर 50 किलो तांबा यूज हुआ और इसके अंदर 40 किलो, तो बचत 10 किलो की होगी ना। एक ही क्षमता के दो ट्रांसफार्मर है, एक ऑटो है एक सिंपल ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर 50 किलो यूज हुआ, इसके अंदर कितना हुआ 40 किलो, तो बचत कितनी हुई 10 किलो की। कैसे करोगे, इसका भार माइनस इसका भार, यही तरीका है आपके पास। तो ताम्र बचत निकालने का फॉर्मूला है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का भार, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या नहीं, ऐसे सिंपली लिख देते हैं। चलो मैं इसको लिख सकता हूं, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और यहां पर अगर मैं बात करूं वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऐसे ही निकालोगे ना, यही तरीका होगा क्या, कोई और तरीका हो जाएगा, यही तरीका होगा ना। चलो अब हाँ, क्या कर लिया जाए, अब ये कर लिया जाए कि पहले तो मैं सामान्य ट्रांसफार्मर का निकाल लूं कि तो कॉपर भार कितना होगा, फिर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट निकाल लूं, और फिर जो इसका भार में से इसका भार को घटा दूं, यही तरीका होगा। इधर देखो, सामान्य टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट, सामान्य ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट, कॉपर वेट यही होगा। कैसे निकालेंगे देखो, प्राइमरी का कॉपर भार प्लस सेकेंडरी का कॉपर भार, ये क्या नहीं, प्राइमरी का कॉपर भार प्लस सेकेंडरी का कॉपर भार। प्राइमरी का कॉपर भार की अगर बात करेंगे तो देखो, प्राइमरी में करंट कितनी है, आपको क्या बताता, टर्न और करंट की संख्या का मल्टीप्लाई होगा, तो I1 N1 प्लस I2 N2, यही होगा, यही होगा। आप अच्छी तरह से ये चीज जानते हैं, जिस रेशो में टर्न बढ़ेंगे तो करंट घट आएगा। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर I1 N1 बराबर I2 N2, ये जानते नहीं जानते, ये आपको पता है कि नहीं है। देख यहां पर अगर टर्न ज्यादा होंगी तो करंट कम होगा,
अगर यहां पर टर्न कम कर दी तो करंट उसी रेशो में बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का गुणनफल हमेशा फिक्स रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं 2I1N1 कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं या नहीं कह सकता? तो करंट, मैंने बोला ना, इन पूरे का गुणनफल इस पूरे के गुणनफल के बराबर है। तो जब बराबर है तो दोगुना भी कह सकता हूं। इसका मान पता लग गया तो इससे दुगना ही तो हुआ टोटल। दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा? निकाल के देख लो, मान के चलो। मैंने एग्जांपल दे दूं मैं आपके सामने कि एक के अंदर N2/N1 बराबर I1 अपॉन क्या होता है I2। मान के चलो इसके अंदर 100 टर्न है, इसके अंदर डस्ट है, इसके अंदर हमारा 10 एम्पियर है। I2 की वैल्यू निकालूं, I2 की वैल्यू निकालूंगा मैं तो कितनी होगी भैया? 10 गुणा 10 नीचे 100, तो कितनी होगी I2 की वैल्यू? 1। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, I1N1, I1 की वैल्यू और N1 की वैल्यू को लिखो। I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू 10, N1 की वैल्यू कितनी है? देखो 10, तो कितना हुआ? 100 हो गया। बताओ N2 की वैल्यू कितनी है? 100, और I2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 100 गुणा 1 करोगे तब भी तो 100 ही आएगा। तो बराबर आया नहीं आया? बस यही तो मैं प्रूफ करना चाह रहा था आपको, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो यहां पर ये चीज क्लियर होगी कि I1N1 बराबर I2 N2 बराबर इक्वल होता है कि नहीं होता मेरे भाई? बिल्कुल होता है। क्या हो गया? चलो क्लियर। कोई दिक्कत यहां पर कोई समस्या है क्या? नहीं है समस्या। चलो, ये हमारे पास किसका आ गया? सामान्य ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट। अभी मैं इसी को यूज करूंगा, देन आगे जाके इसको यूज करूंगा। पहले तो मैं इसको यूज करूंगा, देन उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर भार। ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर भार, ये चीज जो है मैं यहां लिख देता हूं, I2 इज ग्रेटर देन I1। ताम्र भार का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? N × I। और ये जो है कहने मतलब ताम्र भार का सूत्र ही है। आगे मैं यहाँ पर आपको किसका भार निकाल के बता देता हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट निकाल के बता देता हूँ। तो कॉपर वेट निकालने के लिए कैसे निकालोगे? इसमें तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉमन ही है, लेकिन आप ये देखोगे कि यहां से यहां तक तो करंट अलग है, यहां पर करंट अलग है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो नंबर ऑफ टर्न्स तो जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी है। तो आप ऐसा करो ना, इस दो टुकड़े कर लो इस वाइंडिंग के, A B C। A से B का कॉपर भार और B से C का कॉपर भार, क्या नहीं? अब मुझे ये बताओ पूरे टर्न कितने हैं? N1। ये टर्न कितने हैं? तो यहां पर टर्न कितने होंगे? N1 माइनस होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? इतने ही होंगे ना? कोई दिक्कत है? चलो नहीं है तो मुझे बताओ, यहां पर करंट I2 आ रही है, जो कि I2 की वैल्यू ज्यादा होगी I1 से, क्योंकि प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है, I1 का में I2 ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ ज्यादा करंट होगी तो वो किधर मूव करेगी? यों मूव करेगी। करंट किधर मूव करेगी? ऊपर की तरफ जाएगी यों इसमें, और फिर यहां सर्कुलेट होके यहां आएगी। क्यों? हमने मैथ्स नियम वगैरह तो पढ़े होंगे ना, जो हमारा डीसी सर्किट तो पढ़ा है ना, तो उससे पता होगा कि करंट अगर ज्यादा है तो यो कितनी करंट होगी बताओ? I2 माइनस I1 होगी या नहीं होगी? क्योंकि इधर से I1 आ रही है और इधर से योग घूम के I2 जा रही है, तो I2 की वैल्यू ज्यादा है तो उसके I2 माइनस I1 होगी। या यदि I1 ज्यादा होती तो इधर की तरफ डायरेक्शन होती, और वो कितनी होती है? I1 माइनस I2। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर करंट होगी I2 माइनस I1। अब क्या था? अब निकाल लो, क्या निकालोगे? ऑटो में कॉपर भार, ऑटो में ताम्र भार क्या होगा? A से B का भार और B से C का भार, यही होगा। A से B का भार
वेट ऑफ AC AB सॉरी वेट ऑफ AB प्लस वेट ऑफ BC, क्या नहीं। अब देखो ए बी जहां निकालोगे, ए बी निकालोगे वहां करंट और टर्नों की संख्या। करंट कितनी है बताओ, I1। करंट कितनी है, I1। टर्नों की संख्या कितनी है, N1 माइनस N2। होगा या नहीं होगा, प्लस वेट ऑफ BC, क्या नहीं। यहां तक का वेट आ गया ना। अरे क्या किया, करंट और टर्नों की संख्या को ही तो मल्टीप्लाई किया है। तो करंट टर्नों की संख्या इतनी, क्योंकि 100 टर्न थी, मान के चलो 25, यहां तो 75 रहेगी ना, 100 माइनस 25, क्या नहीं। वही तो मैं कर रहा हूं, प्लस वेट ऑफ BC। वेट ऑफ BC कितना है, अब देखो वेट ऑफ BC है मेरे भैया I2 माइनस I1, करंट इंटू टर्नों की संख्या। यही होगा, कोई दिक्कत, यही है क्या। चलो कोई बात नहीं। यहां पर अगर बात करते हैं, मल्टीप्लाई करो, ये I1 है। अब खोलोगे कोष्टक तो पहले इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा। क्या क्या आएगा, I1 N1 माइनस I1 N2 प्लस I2 N2 माइनस I1 N2, क्या नहीं, यही आएगा। अब एक चीज सोचने वाली बात है, मुझे जो चीज दिखाई दे रही है, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि भैया यहां पर I1 N2 और I1 N2 कॉमन है। I1 N2 और I1 N2 क्या है यहां पर, कॉमन है या नहीं है या नहीं है ना। तो देखो अगर है तो यहां पर बात करेंगे मेरे भाई, मैं ये कह सकता हूं कि I1 N1 प्लस I2 N2 माइनस 2I1 N2, कह सकता हूं या नहीं कह सकता, यही बोल सकता हूं या नहीं। समझ में आ रहा है ना, क्या नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया, I1 N1 ये लिख दिया यहां पर, ये दोनों कॉमन थे, ये बराबर थे I1 N2 और I1 N2, तो 2I1 N1 लिख दिया। आप यहां पर पढ़ा है, आपने कहां पर पढ़ा है, यहां पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये चीज देखो। इसको मैं मिटा दूं एक बार, बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि I1 N1 बराबर I2, पता है नहीं पता, कहां से, तो बराबर है तो 2I1 N2, ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे वैसे लिखा है, क्या नहीं लिख सकता, एक ही बात है। इधर देखो कैसे लिखोगे, इन दोनों की जगह लिख सकता हूं, क्योंकि ये बराबर है तो इन दोनों के लिख दूं, जैसे मैं वहां पे भी तो नहीं लिखा है मैंने, I1 N1 माइनस क्या है 2I1 N2 माइनस 2I1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया है जो वहां पर लागू हुआ था, वही यहां पर लागू कर दिया। इसके लिए तो किया है, आगे वाली के लिए थोड़ी किया है, वो तो अलग अलग है। ये तो I1 N1 प्राइमरी और सेकेंडरी में जैसे था वैसे ही था ना, वो तो ट्रांसफार्मर रेशो इक्वल होगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो तो इन दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये की बात है, दुगना हो जाएगा, बराबर है तो दुगना हो जाएगा, इसके 10 और 10 2 गुणा 10 कर दूं, बात तो एक ही है। अब देखो यहां पर 2 है, कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या, ले लूं मैं कॉमन, चलो आप कह रहे हो तो ले लेता हूं कॉमन। कॉमन ले लिया, बचा क्या, I1 I1
ये इसके अंदर कॉपर वेट होगा। किसके अंदर? ये क्या है इसके? ताम्र भार। किसके अंदर? ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। होगा या नहीं होगा? यही होगा ना। चलो, I1 कॉमन आ सकता है, उसको अभी लेंगे, चिंता मत करो, आप लोग सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये कॉपर वेट होगा ना, क्या नहीं होगा? होगा। चलो, हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, प्राइमरी हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर का और सामान्य ट्रांसफार्मर का रेशो। ऑटो ट्रांसफार्मर का ताम्र भार, मतलब कि वेट ऑफ ऑटो। ठीक है, क्या नहीं कोई दिक्कत? बटे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का कॉपर वेट, वेट ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो बताओ, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट कितना था? 2I1N1 माइनस I1N2। 2I1 माइनस होगा सामान्य का कॉपर वेट, यही होगा 2 से बचा क्या? ये बचा है ना। और कुछ दिख रहा है क्या आपको? इस I1 से I1 कटेगा, N1 से N1 कटेगा, तो बचेगा क्या बताओ? एक बच जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। भाग देंगे तो जाएगा तो सही ना एक बार। अरे यहाँ पे भी एक बार गया है, इस 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार ही तो गया। कटता है तो भाग देते हैं तो कटता, मतलब 0 थोड़ी हो जाता है। किसी संख्या में मैंने लिखा 2/2 तो 0 थोड़ी हो गया, एक होगा ना। लेकिन बार गुणा में 1 को करूं या नहीं करूं, उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है? क्या नहीं? लेकिन यहां फर्क पड़ जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस में है, तो यहां पे तो फर्क पड़ेगा है। माइनस प्लस होता है तब तो 1 का वैल्यू से फर्क पड़ता है, गुणा में फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में तो 1 की वैल्यू से फर्क पड़ जाता है, क्या नहीं पड़ जाता है? तो पड़ जाता है, तो लिख दो पड़ जाए। कितना? ये एक बार जाएगा ना। इसको मैंने इसमें भाग दिया, ये I1 है, ये N1 है, इस I1 है N1 में, I1 को मैं भाग दिया तो कितनी बार गया? एक बार। होगी ना। मैं सिर्फ इसकी बात कर, बिल्कुल लगेगा। कितनी बार जाएगा पूरी में देख के देख रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें देंगे तो बिल्कुल लगेगा। ये माइनस की है, अब इसको देखेंगे तो ध्यान रखना इस चीज का, I1 से I1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? N2, और यहां पर क्या बचेगा? N1। तो माइनस माइनस, ऊपर क्या बचा है और नीचे क्या बचा है? यही बचा है ना, क्या नहीं बचा? यही बचा है ना। तो इधर आपके समझ में आ गया होगा, ये N1 के बराबर होता है मेरे दोस्त N2/N1, होता है नहीं होता? के बराबर क्या होता है? N2/N1। तो क्या मैं इसकी जगह, देखो यहां पर ये कटा है तब 1 बचा, तब क्या बचा था? 1। और इससे N1 से N1 कट गया तो ऊपर N2 बच गया, नीचे N1 बच गया। तो N2/N1 को क्या कहोगे? के। क्या कहोगे? के। आगे देखोगे कि इसको मैं ये भी कह सकता हूं 1 - के, कह सकता हूं ना। किसका रेशो? ये ऑटो और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। समझ रहे हैं? अब देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आपको पता है ऊपर क्या है? W ऑटो, मतलब वेट ऑफ ऑटो, नीचे क्या है?
वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कैनी बराबर 1 माइनस के, यही होगा। बराबर कितना आ रहा है? 1 माइनस के आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि भैया ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट क्या होगा, तो बता। नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालोगे? 1 माइनस के इंटू वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर निकाल लोगे ना। ऐसे आप ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट निकाल सकते हो। मैंने कहा एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर 50 केजी कॉपर यूज किया गया है। उसी क्षमता का यदि कोई ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाए तो उसके अंदर प्रयोग होने वाले कॉपर का भार क्या होगा। यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 0.5 है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 1 माइनस 0.5 इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंपल सा फॉर्मूला है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या होगी हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर का बचत कितनी होगी? बचत आपको पता है, इसमें से इसको घटा देना। इसका जब इसका भार दे रखा है, इसका भार आप इस तरीके से पता कर लोगे तो घटा देना। जब इसका पता लग गया, इसका आपको दे रखा है, इसका पता ही लगा लिया, तो उसमें से घटा देना। बचत क्या होगी, एडवांटेज क्या होगा, वो उसको माइनस कर देना। क्या नहीं? क्लियर? चलो क्लियर है। तो ऊपर में बेसिकली इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं इसको चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ताम्र बचत। क्या होगी? ताम्र बचत। क्लियर? लिखो ऑटो ट्रांसफार्मर। यह एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें कॉपर सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में कम प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें कॉपर की बचत होती है और कॉपर लॉसेज भी कम होते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की दक्षता और लागत, ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होगी और लागत कम होगी। ऐसा लिखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होगी और लागत क्या होगी?
कम होगी। लागत क्या होगी? कम। यह एक वोल्टेज रेगुलेटेड ट्रांसफार्मर है, अर्थात इसके द्वारा वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। कम या अधिक किया जा सकता है। इसलिए इसे ऐसे परिपथों में प्रयोग किया जाता है जहां पर वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। जहां पर वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि सेकेंडरी ओपन हो जाए तो लाइन डायरेक्ट लोड से कनेक्ट हो जाएगी। तो लाइन डायरेक्ट लोड से कनेक्ट हो जाएगी। लोड से कनेक्ट हो जाएगी। अतः इसके अंदर पीछे से आ रही वोल्टेज लोड तक ट्रांसफर हो जाएगी। पीछे से आ रही वोल्टेज लोड तक ट्रांसफर हो जाएगी। लोड तक ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर हो जाएगी। इसे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इसे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इसमें होने वाली कॉपर बचत को या प्रयोग होने वाले कॉपर भार को निम्न प्रकार से जाना जा सकेगा। प्रयोग होने वाले कॉपर के भार को निम्न प्रकार से जाना जा सकेगा। जाना जा सकेगा। देखो, किसी भी वाइंडिंग के अंदर
किसी भी वाइंडिंग्स के अंदर कॉपर का भार उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और टर्नों की संख्या के समानुपात में लिया जाता है। टर्नों की संख्या के समानुपात में लिया जाता है। जो कि निम्न होगा। बता लो, उतारो फटाफट, आपकी मर्जी है।